हेलो बच्चों। आईआईटी एक ड्रीम है और इस ड्रीम को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ही मेहनत करना पड़ता है। अगर आप मेहनत में चूकेंगे तो ये आपसे उतना ही दूर जाएगा। आईआईटी के लिए जो प्रिपरेशन होता है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग कोचिंग में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जहां पे काफी हैवी फी भी आपसे वसूला जाता है। यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट के साथ जो हाईएस्ट लेवल का बुक है पूरे वर्ल्ड में, इस लेवल पे, जिसे हम कहते हैं आई.ई. हीरोडोव प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। इस बुक को कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे विथ एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी। हम लोग थ्योरी को भी डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार बुक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बुक है, और इवन जितने भी बुक्स पब्लिश होते हैं कहीं ना कहीं इस बुक का रेफरेंस जरूर लेते हैं। हम लोग करने वाले हैं द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स। मैं बुक को दिखा देता हूं। ये है बुक हमारा प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स। बहुत ही शानदार बुक है। आप लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं या ऑनलाइन आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, तो इस बुक को हम लोग करेंगे विथ एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी। थ्योरी को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि थ्योरी एक अलग पार्ट है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे थ्योरी को भी शार्प करते जाएंगे साथ साथ। ऐसा नहीं कि अगर आपका थ्योरी बहुत ही अच्छा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और फिजिकल सिचुएशन को देखते हैं तो आपका थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी क्लियर, धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टार्ट करूं मैं अपने बारे में बता दूं। मैं हूं दिवाकर भगत। रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज मेरा यूट्यूब का चैनल है। आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि बेसिक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जो कि आईआईटी जेईई लेवल के का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब उस तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। बेसिक 11th 12th का भी वीडियोस है, तो जो बच्चे 11th 12th में उसे भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। साथ में लाइक और जो फॉर्मेलिटीज होता है आप उसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में, मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। थोड़ा सा मेहनत लगता है लिखने में। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है, मैं व्हाइट बोर्ड पे ही सारा कुछ करूंगा। स्मार्ट बोर्ड में जो लिखते हैं तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 1.59 सेक्शन है इसका 1.2। बुक में अगर देखेंगे सेक्शन है 1.2 द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स। क्वेश्चन कहता है एन एरोस्टेट ऑफ मास m, ध्यान से देखेंगे, एन एरोस्टेट ऑफ मास m स्टार्ट कमिंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन w। एक एरोस्टेट है जिसका मास m है, वो नीचे आने लगता है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है w। Determine the ballast mass to be dumped for the aerostat to reach the upward acceleration of the same magnitude. The air drag is to be neglected. मतलब हमें यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए कि हमें वो मास क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है जो कि एरोस्टेट से नीचे डंप कर दें, जिसके कारण एरोस्पेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि w था इनिशियली डाउनवर्ड, अब ये अपवर्ड हो जाए। समझिए, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को डिस्कस करते हैं यहां पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ को भी हम यहां पे देखेंगे। सेकेंड लॉ ये क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। m मास इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट dv over dt, that is rate of change in velocity is equal to f summation of f external total। मतलब f is equal to ma, यहां पे हम क्या कहेंगे, f external is equal to summation में करेंगे, ये वेक्टर है, so this is equal to m into ये न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ कहता है। और साथ में जब मास चेंज होगा तो वहां पे एक और चीज ऐड आ जाएगा यहां पे, सो ma into dm over dt भी हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, m dv over dt प्लस v dm over dt, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये न्यूटन्स लॉज है। ओके, सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। ओके, सो ये थियरी का पार्ट है। और यहां पे जो f है एक्सटर्नल है, मतलब किसी भी
ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस सभी फोर्स का वेक्टोरियल सम है। क्या है? वेक्टोरियल सम। ये हमारा वेक्टोरियल सम है। ओके, सो ये न्यूटन्स लॉज है। इस लॉ को हम सिंपल सा लॉ है, और सिंपल कहने का मतलब कितना भी सिंपल नहीं है, देखने में बहुत ही छोटा सा लॉ लगता है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? एरोस्टेट है। एरोस्टेट है सपोज, और ये एरोस्टेट चूंकि नीचे आ रहा है इस एक्सेलरेशन से, ओमेगा डब्ल्यू एक्सेलरेशन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सपोज इसका मास है, इनिशियल मास कितना गिवन है? m। इसका मास, इनिशियल मास है m, और ये नीचे आ रहा है। तो जब w ओमेगा से एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इस पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो ये f फोर्स से ऊपर जा रहा होगा, तभी ये ऊपर जा रहा होगा। और चूंकि मास इसका क्या है? m है, तो m मास के कारण इनिशियली ये क्या कह रहा है कि कमिंग डाउन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। ओके, सो यहां पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, अगर यहां पे फोर्स एफबीडी बनाए, एफबीडी क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम। सो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है उस एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करेंगे। सपोज इस पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मशीन के द्वारा, एरोस्टेट का जो पावर इंजन होगा उसके कारण, और इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा कितना? m इंटू जी। ग्रेविटी फोर्स लगेगा m इंटू जी। नेट फोर्स F नेट, अगर वेक्टोरियल सम की बात करें तो F वेक्टर प्लस m g वेक्टर, जो कि डाउनवर्ड है ग्रेविटी। सो दिस इज m ओमेगा। m ओमेगा, यहां पे ओमेगा भी पढ़ सकते हैं या w भी पढ़ सकते हैं, ओमेगा कर लेते हैं हम यहां पे। F ओमेगा ये वेक्टर है। सो सपोज डायरेक्शन अगर हमें देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल डायरेक्शन कन्वेंशन है, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव, वो भी ले सकते हैं। बट सेक और सिंपलिसिटी के लिए जिस तरफ मोशन होता है उसी तरफ, अगर जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसी तरफ हम लोग उसका डायरेक्शन ले लेते हैं। सो इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें, जब m मास है, अभी गिराया नहीं है, बैलेंस मास निकाला नहीं है, सो f को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान से देखें, f इज पॉजिटिव, mg डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट, और m ओमेगा, ओमेगा किधर है? डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन पहले क्या हो रहा है? डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है। सो माइनस m, अब ये स्केलर इक्वेशन हो गया m ओमेगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस f इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया, सो दिस इज m w या ओमेगा। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कब? जब मास के कारण ये नीचे आ रहा है, अभी बैलेंस्ड मास को गिराया नहीं है। अब सपोज कि बैलेंस्ड मास को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। सपोज अब निकालने के बाद जो फाइनल बॉडी का मास है एरोस्टेट का, वो मान लेते हैं कि m डैश हो गया। क्या हो गया? m डैश। अब यहां पे देखेंगे, सो दिस इज f ऊपर, mg अगेन डाउनवर्ड। ठीक है, mg अगेन डाउनवर्ड, और यहां पे m क्या हो जाएगा? m डैश। m डैश क्यों? क्योंकि हमने माना कि कुछ मास को हम लोगों ने क्या किया? इसमें से निकाल दिया, तो वो मास जो निकाला वो कितना होगा? m माइनस m डैश। हमें ये m माइनस m डैश निकालना है, क्योंकि m डैश अगर हम इतना निकाल देंगे तो बचेगा कितना? m डैश। ओके, सो अब जो फोर्स का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, अच्छा एक्सेलरेशन किधर हो रहा है इसका? अपवर्ड। सो अगेन दिस इक्वेशन को लिखेंगे, f इज पॉजिटिव, ठीक है, माइनस mg इज इक्वल टू ma, दैट इज mw। यहां पे ध्यान से देखेंगे कि यहां पे m डैश w हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m डैश w। क्यों? क्योंकि अब एक्सेलरेशन जो हो रहा है ये ऊपर हो रहा है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है। क्योंकि यहां पे सेम मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो f इज पॉजिटिव अपवर्ड वेक्टर में। अगर इसी इक्वेशन को हम देखें, mg डाउनवर्ड नेगेटिव और m डैश ओमेगा पॉजिटिव, दैट इज अपवर्ड। अब ये दो इक्वेशन हो गया, यहीं से हमें निकालना है, हमें क्या? m डैश का। तो इस दो दो इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो यहां पे m डैश होगा। ठीक है, f से f कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो जितना प्लस उतना माइनस। सो यहां पे अगर g ले लेते हैं कॉमन, सो वी हैव m माइनस m डैश। ओके, सो दिस इज इक्वल टू m ओमेगा प्लस m डैश ओमेगा। ओके, सो यहां पे हमें ये निकालना है m डैश के फॉर्म में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। g m माइनस जी एम डैश इज इक्वल टू m ओमेगा प्लस m डैश ओमेगा। सो
जी एम माइनस एम ओमेगा इज इक्वल टू जी एम डैश प्लस एम डैश ओमेगा। सो यहां से अगेन अगर हम लोग ओमेगा जी एम है, एम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी माइनस एम, सो दिस इज इक्वल टू एम डैश कॉमन लेंगे, सो दिस इज जी प्लस ओमेगा। सो फाइनली वी कैन राइट हियर एम डैश इज इक्वल टू जी एम जी माइनस जी सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम डिवाइड बाई जी प्लस ओमेगा। तो ये जो मास है क्या डंप मास m माइनस एम डैश मास को निकालने के बाद ये जो मास है m डैश, सो दिस इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस एम डिवाइड बाई जी प्लस ओमेगा। ओके, सो ये m डैश हो गया किसका मास निकालने के बाद। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m माइनस एम डैश, मतलब बैलेंस्ड मास निकालना। ठीक है, सो हमें क्या करना होगा, इसको m में से घटाना होगा। सो बैलेंस्ड मास is equal to m minus m dash. Okay, so m हमारे पास है, so this is can be written as m minus m dash is minus m into g minus ओमेगा, या w कह सकते हैं इसको, जैसे भी हम पढ़ सकते हैं, डिवाइड बाई g प्लस ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा माइनस mg माइनस माइनस प्लस m ओमेगा डिवाइड बाई g प्लस ओमेगा। सो mg और mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2m ओमेगा डिवाइड बाई g प्लस ओमेगा। सो दिस इज m माइनस m डैश, यही चीज हमें निकालना था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन को यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एरोस्टेट है जिसका मास m है, ये जो है w एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। इसमें एरोस्टेट में से हमें क्या करना है, एक बैलेंस्ड मास को डंप आउट कर देना, निकाल देना, जिसके कारण ये सेम एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा से जो नीचे आ रहा था वो ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, हम लोगों ने दो कंडीशन लिया और दोनों कंडीशन में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज दैट इज वेक्टोरियल समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द body that is F external summation vectorially, so this is equal to m into acceleration। इस चीज को यूज किया। एक बार हम लोगों ने क्या डाउनवर्ड के लिए यूज किया, उसके लिए एक इक्वेशन आया mg माइनस एफ इज इक्वल टू m ओमेगा। सेकेंड बार के लिए जब एक्सेलरेशन अपवर्ड होता है आफ्टर डंपिंग ऑफ मास, सो दिस इज f माइनस m डैश g इज इक्वल टू m डैश ओमेगा। यहां से सॉल्व करके हम लोगों ने m डैश निकाला और हमें बैलेंस मास निकाला था m माइनस m डैश, सो m में से m डैश को घटा दिया तो बैलेंस मास ये आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें धीरे से पढ़ना है, आसान मतलब इजी, धीरे धीरे पढ़ना है जिससे कि हमें सब कुछ समझना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो 50% 60% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है ये पाथ आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आईए रोडोव का जो इंस्ट्रक्शन है इसमें ये कहता है बुक में कि आप क्वेश्चन इन जनरल तरीके से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे इन जनरल कहने का मतलब है मास m है, यहाँ पे स्पेसिफिक मास नहीं है, मास m है, या ओमेगा है एक्सेलरेशन, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक कहने का मतलब कि आपको कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा तरीके से बनाया जा सकता है कि अलग अलग अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया जाए ओमेगा का और मास का, तो यहां से हम अलग अलग चीज निकाल सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सभी का आंसर जो है जनरल फॉर्म में जो होगा ये होगा। तो आईए रोडोव ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसे जनरल फॉर्म में सॉल्व करें। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.60 क्वेश्चन करूंगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम को भी समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को पूरा देखें, समझ में आएगा और एक बार समझ में आएगा तो फिजिक्स आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर सकते हैं आप इसे। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।